गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रुचि यादव फ्रॉम चैम्पियंस आईआईटी एकेडमी। आज आप लोगों का 9th का सेकंड क्लास है और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सेल चैप्टर स्टार्ट किए थे हम लोग। और सेल में बहुत हद तक हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे सेल का डेफिनेशन, हिस्ट्री, डिस्कवरी, स्ट्रक्चर और कुछ और भी कुछ कुछ हम लोग पढ़े थे, जैसे कि सेल थ्योरी, कुछ थ्योरीज, कुछ साइंटिस्ट का नाम हम लोग पढ़ चुके थे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे स्ट्रक्चर। आज से हम लोग स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले थे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम लोग स्टार्ट करने वाले थे आज से। तो फर्स्ट और पूरा एक हम लोग फ्लो चार्ट देख चुके थे कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को स्ट्रक्चर में। उसमें सबसे फर्स्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे फर्स्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल का एक रफ डायग्राम आप लोगों को दिखाया गया था लास्ट क्लास में, और बताया गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर कवरिंग लेयर होता है सेल का। आउटर कवरिंग लेयर ऑफ सेल। सेल का आउटर कवरिंग लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग किसी से कंपैरिजन करके अगर देखें तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे कि अगर कोई घर है, हम लोग सेल को किसी घर से कंपैरिजन करके बता रहे हैं अभी। जैसे कोई घर है तो घर में जो वॉल्स होते हैं, आउटर कवरिंग लेयर क्या होगा? वॉल्स। वॉल्स जो है वो घर के आउटर कवरिंग लेयर है। और जो सेल है ये एक रफ डायग्राम है सेल का, और ये एक रफ डायग्राम है किसी हाउस का। तो जैसे किसी भी घर का आउटर कवरिंग लेयर होता है उसके वॉल्स, उसी तरह से सेल के जो आउटर लेयर है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो फंक्शन अब हम लोग घर में अगर देखें तो सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या होता है घर के वॉल्स का? सबसे फर्स्ट फंक्शन ये होता है कि सन हो, रेनफॉल हो, स्नोफॉल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे प्रोटेक्ट करता है वॉल्स। जिस तरह से एक घर के वॉल्स प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, वॉल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है घर को। उसी तरह से ये जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फर्स्ट फंक्शन है कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है? घर में खुला तो कुछ नहीं होता है, उसमें रूम्स होते हैं, उसमें रूम्स होते हैं। तो ये जो रूम्स है इसको शेप कौन प्रोवाइड करता है? ये जो रूम्स है इसको शेप प्रोवाइड करता है वो बाहर वाले वॉल्स। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो बाहर के जो वॉल्स हैं वो क्या करते हैं? शेप प्रोवाइड करते हैं पूरे घर को, पूरे घर को शेप प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा? प्रोवाइड शेप, प्रॉपर शेप। प्रोवाइड प्रॉपर शेप। थर्ड फंक्शन क्या है कि जैसे कि ये एक हाउस है तो उसमें क्या होता है कि विंडोज होते हैं और डोर होते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग
कि हम लोग डोर से अंदर की तरफ जाते हैं और डोर से बाहर की तरफ आते हैं। तो उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी फंक्शन है कि कुछ सब्सटेंस को वो बाहर जाने देता है और कुछ सब्सटेंस को वो अंदर जाने देता है। तो थर्ड फंक्शन हम लोग ये कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन और शेयरिंग ऑफ सब्सटेंसेस, ये हो गया थर्ड फंक्शन। फोर्थ फंक्शन ये है कि, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कम्युनिकेट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, ये कुछ फंक्शन है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर जब कुछ घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई पेट है तो उसके लिए छोटा सा डोर बनाया होता है, तो उससे अगर सिर्फ कैट या डॉग ही एंटर कर सकते हैं, वो उतना ही छोटा होता है। अगर उसके सामने कोई कैमल आ जाए तो क्या वो एंटर कर पाएगा? वो एंटर नहीं कर पाएगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सेलेक्टिव है, कुछ सेलेक्टिव पेट्स को ही ये अंदर जाने देता है, बाकियों को वो अंदर नहीं जाने देता। तो इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग ये देखें तो कुछ कुछ अंदर आ रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं, कुछ सब्सटेंस, लेकिन होता क्या है कि कुछ छोटे सब्सटेंस को ही वो अंदर जाने दे रहे हैं। यहाँ पे अगर डोर से हम लोग जा रहे हैं तो क्या होता है कि जो घर के मेंबर है या फिर हम लोग जिनको जानते हैं बस उनको ही घर के अंदर जाने देते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ सेलेक्टिव लोगों को जाने देता है। अगर ये पेट के डोर के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है कि सिर्फ स्मॉल पेट जो है वही अंदर एंटर कर पा रहे हैं, बाकी अगर कोई बिग एनिमल अगर आ जाए, अगर एग्जाम्पल को हम लोग कैमल को देते हैं, अगर कैमल यहाँ पे आ जाए तो वो अंदर नहीं जाने देगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेमी परमिएबल। सेल के साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई स्मॉल सब्सटेंस है तो वो एंटर कर सकता है, लेकिन अगर वो लार्ज सब्सटेंस है तो वो अंदर एंटर नहीं करने देता है, वो बैक हो जाता है। ये कुछ फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन के। सबसे फर्स्ट फंक्शन है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सेकेंड है प्रोवाइड प्रॉपर शेप, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, शेयरिंग और कम्युनिकेट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, फोर्थ है सेलेक्टिव परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल इन नेचर। अभी हम लोगों ने कुछ फंक्शन देखे थे और फिर आगे नेक्स्ट फंक्शन है अगर एक घर है तो उसके बगल वाले घर से क्या करता है कि वो बैरियर प्रोवाइड करता है। अगर ये बाहर वाला वॉल अगर ना हो तो क्या होगा कि अगर ये और ये ना हो तो दोनों घर के बीच में कोई डिफरेंस पता चलेगा? कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा, दोनों लगेगा कि वो सेम घर है, एक ही घर है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि हमारे बैरियर होता है दो घर के बीच में, या जो ये वॉल है वो क्या करता है कि दो घर के बीच में एक बैरियर प्रोवाइड करता है। उसी तरह से सेल है, ये एक सेल है, अगर कोई दूसरा सेल है यहाँ पे तो क्या होता है कि एक सेल से दूसरे सेल
दूसरे सेल के लिए एक बैरियर प्रोवाइड करता है। अगर ये बीच में अगर ना हो तो क्या होगा, जो भी कंपोनेंट्स है वो तो मिक्स हो जाएंगे, सारे मिक्स हो जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बैरियर प्रोवाइड करता है फ्रॉम अदर सेल। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। अगर ये देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली दो कंपोनेंट्स का बना हुआ है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? अभी बताए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ phospholipid and some proteins. स्ट्रक्चर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड जो है वो बाइलेयर्ड होगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अभी पता चला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड और कुछ प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या है? ये फॉस्फोलिपिड है। क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो होगा वो डबल लेयर्ड होगा, और ये है प्रोटीन, और ये भी है प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। बाहर में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है इनसाइड में, फुल्ली या पार्शियली अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ब्यूरिड है अगर प्रोटीन, तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ट्रांसपोर्टेशन और शेयरिंग के बारे में बात कर रहे थे, या फिर हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे कि जो सेल है एक सेल से दूसरे सेल के तरफ हम लोग कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर हम लोग कुछ लेते हैं। अगर हम लोगों को कुछ नीड है, अगर सेल को कुछ नीड है तो वो दूसरे सेल से लेता है, और अगर दूसरे सेल को कोई नीड है तो वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, होता क्या है? और ये भी पता चला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमिएबल है या फिर सेमी परमिएबल है। तो अगर सेलेक्टिव परमिएबल है तो वो कुछ सॉल्वेंट और कुछ सॉल्यूट को ही वो एंटर करने देता है सेल में। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर कुछ सॉल्वेंट में क्या हो सकता है? सॉल्वेंट में हो सकता है कि कोई सोल्यूशन हो या फिर वाटर हो। अब हम लोग यहाँ फंक्शन के बारे में बात करते हैं, फॉस्फोलिपिड। सबसे फर्स्ट हम लोग फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करते हैं। तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ये है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है एम्पीपैथिक इन नेचर। फॉस्फोलिपिड होता है एम्पीपैथिक इन नेचर। एम्पीपैथिक क्या होता है? फॉस्फोलिपिड जो है वो एम्पीपैथिक इन नेचर होता है। एम्पीपैथिक मतलब क्या होता है कि ये जो हेड है
वो वाटर लवर होगा, और जो ये टेल है वो वाटर हेटर होगा। तो क्या होगा यहां से कि अगर कोई सॉल्वेंट यहां से पास कर रहा है, ठीक है, कोई सोल्यूट अगर यहां से पास कर रहा है तो क्या होगा, सोल्यूट को प्रोटीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो एंटर करने दे देगा। फिर हेड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर यहाँ पे हेड से टेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटीन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पास कर जाएगा। सोल्यूट अगर है तो ये तो पास कर जाएगा, ठीक है, सोल्यूट को किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस अगर यहां से पास करना है तो क्या होगा, यहां से तो वो पास हो जाएगा, प्रोटीन को वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या होगा, हेड तक आ जाएगा, हेड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेल यहाँ पे क्या है, वाटर हीटर है। वाटर हीटर है मतलब वाटर पास नहीं करने देगा यहाँ से वो, तो क्या होगा, ये वाटर फिर से रिपेल हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन वाटर का नीड तो है सेल के अंदर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करना होगा सेल, तो अब क्या होगा, तो अब यहाँ से जो ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है ये प्रोटीन के थ्रू आएगा, एंटर करेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आएगा। कैसे, क्यों, क्योंकि प्रोटीन को वाटर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो प्रोटीन के थ्रू पास करेंगे, और जो सोल्यूट्स है वो फॉस्फोलिपिड और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वहां से वो पास कर जाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और कुछ फंक्शंस थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो हो गए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी एक सब्सटेंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे वो इनवर्ड हो या फिर आउटवर्ड हो, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है। तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ये तो स्ट्रक्चर है कि क्या एंटर करने देगा, क्या एंटर नहीं करने देगा, ये स्ट्रक्चर है, ये तो पता चल गया। लेकिन कोई प्रोसेस होगा ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रोसेस होगा, जैसे कि यहाँ पे सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का होता है, या तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होगा या तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होगा। जैसे हम लोगों की बॉडी में भी ये दोनों टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। अगर सेल टू सेल अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो सेल टू सेल स्पेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है और फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा कि अगर हम लोग कोई फायर है, फायर को हम लोग टच कर रहे हैं, तो जब भी हम लोग फायर को टच करेंगे तो क्या होगा कि वो तुरंत भेजेगा ब्रेन को, इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजेगा, और ब्रेन क्या है, ब्रेन अपने रिजल्ट को भेजेगा कि नहीं वो गलत है तो उसको नहीं टच करना है, उससे हम लोगों को नुकसान हो सकता है, वो हम लोगों के लिए हार्मफुल है। तो क्या होता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हम लोग टच किए, फिंगर से ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ब्रेन से जो फिंगर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसका एक बहुत लंबा सा प्रोसेस है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अगर हम लोग देखें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, तो ये तो समझ में आ गया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों की बॉडी में कहाँ हो रहा है और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों की बॉडी में कहाँ हो रहा है। लेकिन ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है वो, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो फास्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग वहां पे कोई स्विच है, स्विच को अगर हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम लोग वहां पे स्विच को प्रेस करते हैं और फैन स्टार्ट हो जाता है या फिर बल्ब तुरंत से ब्लो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो भी है, इलेक्ट्रिकल करंट जो भी पास कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। तो इसलिए हम लोग तुरंत से टच करते हैं फायर को, तुरंत से मैसेज आता है ब्रेन में और तुरंत ब्रेन रिजल्ट भेज देता है कि नहीं वो टच नहीं करना है, वो फायर है, वो हम लोगों के लिए हार्मफुल है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि वो टाइम टेकिंग होता है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो या तो प्रेशर की वजह से होता है या तो फिर वो किसी केमिकल की वजह से होता है।
तो जो केमिकल की वजह से होता है वो हमेशा स्लो प्रोसेस होगा, और जो इलेक्ट्रिकल है वो थोड़ा फास्ट होगा, थोड़ा नहीं वो बहुत फास्ट होगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस होता है, और जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है वो केमिकल स्टिमुलस होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अभी हम लोगों ने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में पता चला। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हम लोगों को यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है फर्स्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? अगर हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। Process of transportation from higher concentration to lower concentration। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है? डिफ्यूजन क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द रीजन ऑफ process of transportation from the region of higher concentration to lower concentration। अब concentration क्या है? concentration के बारे में अगर हम लोग बात करें तो concentration क्या है? अगर हम लोग concentration के बारे में हम लोग नॉर्मल लाइफ से अगर डिस्कस करें तो अगर दो रूम है, एक हॉल है, वो हॉल एक कंपार्टमेंट से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अगर उस रूम में अगर दो रूम है, वहां पे दो कंपार्टमेंट है या फिर दो रूम है, और एक रूम में अगर लोग ज्यादा हैं, अगर एक रूम में अगर लोग ज्यादा है और दूसरे रूम में अगर लोग कम हैं, तो लोग किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे। मतलब एक रूम से वो दूसरे रूम जाएंगे, जहां ज्यादा लोग हैं वहां से निकल के वो वहां जाएंगे जहां पे कम लोग हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, एक कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर है, कंटेनर में वाटर फिल किया हुआ है। कंटेनर में वाटर फिल किया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या किए कि एक कलर्ड सॉल्ट इसमें डाल दिए हम लोग। तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये कलर्ड सॉल्ट यहां आएगा, फिर धीरे 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 क्या होगा कि ये जो पूरा वाटर है, ये जो पूरा वाटर है वो कलर्ड हो जाएगा। कलर्ड हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है? जब हम लोग यहाँ पे इसको डाल रहे हैं तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिस पोजीशन पे ये गिर रहा है वहां पे इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अब क्या हो रहा है कि ये जो है बाकी जो वाटर का जो लेवल है वहां पे कंसंट्रेशन कम है। तो क्या हो रहा है कि रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। ये जो कलर है, कलर सॉल्ट है, ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, ये चारों तरफ मूव कर रहा है। क्या होगा? एक टाइम पे ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते करते ये पूरे वाटर लेवल को कलर्ड कर देगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। ये जो कलर हो रहा है, ये जो हम लोग एक जगह पे डाल रहे थे, ये जो कलर्ड सॉल्ट है वो हम लोग एक जगह पे डाल रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो वाटर लेवल है वो कलर हो गया। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू हुआ?
ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हुआ। ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हुआ। डिफ्यूजन हम लोग किसको कहते हैं? डिफ्यूजन हम लोग कहते हैं द प्रोसेस बाय विच substances transport from the region of higher concentration to the region of lower concentration, इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ये तो हो गया एक लेबोरेटरी या फिर नॉर्मल सा है एग्जाम्पल। एक और डेली लाइफ से एक और एग्जाम्पल बताते हैं अभी डिफ्यूजन का। होता क्या है कि कोई भी फूड अगर घर पे प्रिपेयर हो रहा है या फिर बन रहा है और अगर वो गैस पे है तो क्या होता है, और हम लोग दूसरे रूम में हैं, अगर हमारी मम्मी अगर बना रही है, अगर किचन में कुछ बना रही है और हम लोग अगर दूसरे रूम में हैं, तो दूसरे रूम में ही हम लोगों को पता चल जाता है कि आज घर पे क्या बन रहा है। ये कैसे पता चलता है? होता ये है कि जो स्मेल है फूड का, जो स्मेल है वो क्या होता है कि वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक, वन प्लेस टू अदर प्लेस वो मूव करता है। क्या होता है कि जो हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं जब वो गर्म होता है तो वो क्या होता है कि उससे कुछ वेपर निकलता है, कुछ गैस निकलता है, कुछ स्मेल निकलता है। तो वो जो स्मेल है, और हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है। एयर का क्या फंक्शन होता है? एयर का फंक्शन ये होता है कि वो फ्लो करता है, ब्लो करता है वो। तो जब वो बह रहा है, हवा जब बह रहा है तो क्या होता है कि जो स्मेल किचन में था वो स्मेल बहते हुए, चलते हुए वो एयर के हेल्प से वो एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि जहाँ पे वो फूड प्रिपेयर हो रहा है वहां पे क्या है? हायर कंसंट्रेशन है, मतलब वहां पे ज्यादा स्मेल है। लेकिन जो दूसरा रूम है जिसमें हम लोग हैं वहां पे, तो वहां पे क्या है? वहां पे बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, तो वो लोअर कंसंट्रेशन है। तो क्या होता है कि किचन से दूसरे रूम तक वो स्मेल मूव करता है, और जब वो मूव करता है तो वो हम लोगों तक पहुंच जाता है। जब हम लोगों तक पहुंचता है तो हम लोग दूर से ही बता सकते हैं कि आज किचन में क्या बन रहा है। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? वो जो स्मेल मूव कर रहा है एयर के थ्रू किचन से दूसरे रूम तक, वो किस प्रोसेस से हो रहा है? उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, डिफ्यूजन क्लियर हो गया यहाँ पे सबका? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट एग्जाम्पल था डिफ्यूजन। सेकेंड एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बट इसमें एक्स्ट्रा ये है कि डिफ्यूजन में कोई लेयर नहीं था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बीच में कोई लेयर है और इस लेयर से इस लेयर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है ऑस्मोसिस में, अगर हम लोग ऑस्मोसिस के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे है the process in which substances transport from the region of higher concentration to the region of lower concentration through the semi permeable layer। यहाँ पे क्या होता है ऑस्मोसिस में कि कोई भी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल लेयर। यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज को प्रूफ करें तो कैसे करेंगे? ये डेफिनेशन समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बीच में हम लोग एक लेयर देते हैं। ये क्या है?
ये है सेमी परमिएबल लेयर। सेमी परमिएबल लेयर, और ये जो कंटेनर है इसमें वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन है। इसमें वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन है दोनों में ही, ठीक है। क्या होगा कि x होगा, x जो है इसको हम लोग वाटर से डिनोट कर रहे हैं और y को हम लोग सॉल्ट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, ये जो x है ये वाटर है और जो y है वो सॉल्ट है। ठीक है, अब हम लोग कंसंट्रेशन किसको कहते हैं? कंसंट्रेशन हम लोग किसको कहते हैं? ये एक कंटेनर है, बीच में सेमी परमिएबल लेयर है और इस पूरे कंटेनर में वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन है, ठीक है। ये एक कंपार्टमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं कंपार्टमेंट ए और इसको कहते हैं कंपार्टमेंट बी। कंपार्टमेंट ए में भी x और y का है सोल्यूशन, बी में भी x और y का सोल्यूशन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो कंटेनर ए है इसमें कुछ x का है कंसेंट्रेशन, कुछ y का है कंसेंट्रेशन। अब हम लोग कंसेंट्रेशन किसको कहेंगे? किसी भी कंटेनर में या फिर किसी भी प्लेस पे किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अमाउंट को हम लोग कहेंगे कंसेंट्रेशन, ठीक है। किसी भी कंटेनर में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अमाउंट को हम लोग कहेंगे कंसेंट्रेशन। जैसे कंटेनर ए में x कितना है, 1 2 3 4 5, इसमें 5x है, तो इसमें क्या है कि x का जो कंसेंट्रेशन है वो 5 है और y का कंसेंट्रेशन 2 है। इसमें क्या हो रहा है कि y का कंसेंट्रेशन 1 2 3 4 5, 5 y का कंसेंट्रेशन है और 1 2 3 x का कंसेंट्रेशन है। तो कंसेंट्रेशन क्या है ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा तो ये तो पता है कि जो मूवमेंट होगा वो हायर कंसेंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन होगा थ्रू सेमी परमिएबल लेयर। सेमी परमिएबल लेयर, सेमी परमिएबल लेयर के थ्रू हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें जो x है मतलब जो वाटर का कंसेंट्रेशन है वो है 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 है a में, y में क्या है 1 2, 2 है y a में, ठीक है। अब अगर b का देखे, तो b में क्या है 1 2 3 4 5, 5 है b में, 1 2 3 है b में, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें वाटर का कंसेंट्रेशन तो दोनों में इक्वल है, दोनों में इक्वल है। तो जब दोनों में इक्वल है और हाँ जब भी ट्रांसपोर्ट होगा तो ये तो पता है कि हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होगा, लेकिन वो तब तक होगा जब तक वो परमिएबिलिटी तक ना पहुंच जाए। परमिएबिलिटी मतलब जब तक ये जो परमिएबिलिटी है, ये जो सेमी परमिएबल जो लेयर है वो तब तक ट्रांसपोर्ट करेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम तक ना पहुंच जाए, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम ये होता है कि अगर ये लेयर है और ये दो कंटेनर है तो इन दोनों में इक्वल अमाउंट होना चाहिए। वो तब तक ट्रांसपोर्ट करेगा जब तक दोनों कंटेनर में इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना हो जाए। तो अगर वाटर का कंसेंट्रेशन अगर देखें, एक्स का कंसेंट्रेशन अगर देखें तो दोनों में इक्वल है। एक मिनट, सॉरी, वाटर का कंसेंट्रेशन x है और x है यहाँ पे 4 5, x यहाँ पे 5 है और यहाँ पे x है 1 2, b में x है 3 है b में, y कितना है यहाँ पे? y 2 है
और यहाँ y 5 है बी में। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो है x जो है वो A टू B ट्रांसपोर्ट होगा या B टू A ट्रांसपोर्ट होगा। ये एक क्वेश्चन है कि x का जो कंसंट्रेशन है वो पता चल गया कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ये सब कुछ पता है। अब ये बताओ कि वाटर का जो मूवमेंट होगा वो A टू B होगा या फिर B टू A होगा, मतलब जो x का मूवमेंट है, वाटर का मूवमेंट किधर होगा, A टू B होगा या B टू A होगा। सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। वाटर का जो मूवमेंट होगा वो A टू B होगा, वाटर का जो मूवमेंट होगा वो A टू B होगा। A टू B क्यों होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पता चला था कि ये हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव होगा। तो अगर x का जो कंसेंट्रेशन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे 1 2 3 है, तो मूव किधर होगा, इधर होगा। वाटर मूव होगा A टू B, ठीक है। अब y है सॉल्ट कंसेंट्रेशन। सॉल्ट कंसेंट्रेशन किधर मूव होगा, A टू B होगा या B टू A होगा। सॉल्ट कंसेंट्रेशन किधर मूव होगा, A टू B होगा या B टू A होगा, बताओ। सॉल्ट कंसेंट्रेशन B टू A होगा। क्यों B टू A होगा, सॉल्ट कंसेंट्रेशन इसलिए B टू A मूव करेगा क्योंकि जो सॉल्ट का जो अमाउंट है, सॉल्ट का जो कंसेंट्रेशन है वो B में ज्यादा है A के कंपैरिजन में, और वो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव करेगा। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सॉल्ट है वो मूव करेगा B टू A, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। फिर से, ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है। हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में दो एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। सबसे फर्स्ट है डिफ्यूजन, सेकंड है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या था, डिफ्यूजन था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। उसमें कोई परमिएबिलिटी का कंसेप्ट नहीं था, कोई लेयर का कंसेप्ट नहीं था। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस भी वही है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू दी सेमी परमिएबल लेयर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि क्या है डिफ्यूजन, क्या है ऑस्मोसिस, क्या है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, और ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का जो कंसेप्ट है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये कुछ चीजें आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल वॉल। आज जो फर्स्ट ऑर्गेनेल, आज जो फर्स्ट लेयर था, आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के एक स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोगों ने बात किया। आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल के दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो है सेल वॉल। थैंक यू।